तो आज जो कोर्स में वो क्या कहते हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता पर कुछ प्रश्न संक्षेप में करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से चलते हैं। तो इसमें जो पहले देखा जाएगा तो सबसे पहले इसका तो खैर इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 1 जनवरी 1862। तो ये तो याद रखिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो कोई भी एक्ट पढ़े तो उसकी शुरुआत में सबसे पहले देख लीजिए कभी लागू हुई है। तो ये हमेशा आसान रहता है, मतलब जिस दिन साइन हुआ उस दिन की बात नहीं कर रहा है, जिस दिन ये लागू हुई है। तो ये डेट देख लीजिए। फिर टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शंस हैं वो 511 है, 511 है। तो यहाँ पर दूसरी तीसरी चीज़ ये देख लीजिए 1 2 तीसरा देख लीजिए इसका जो ड्राफ्ट है। मतलब कभी कभी आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया है तैयार, किसने इसकी ड्राफ्टिंग की, स्वरूप किसने तैयार किया है। तो लॉर्ड मैकाले का नाम याद रखिए कि लॉर्ड मैकाले ने इसको ड्राफ्ट किया हुआ है। ठीक, अब जब इस इतना सिंपल देखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो एक्ट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें बेसिक्स जो पॉइंट है, जैसे और राइट में आप जो डेफिनेशन क्लास पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई, तो आईपीसी में इसकी जगह पर साधारण स्पष्टीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। शुरुआत में आप देखिएगा जनरल एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब इन्हें आपको देखना है इसमें कौन कौन से जो शब्द प्रयोग किए गए, टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं वो किस धारा में दिए गए और उनके अर्थ क्या हैं। तो इसको पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें यहाँ हम डाल देते हैं इसके सेक्शन नंबर, इस पर डालते रहिए, इसके सामने लिखते रहिए सेक्शन। तो जैसे सेक्शन डाला हमने 8, तो 8 के साथ में आपको कहाँ चला जाना है, जेंडर में। 8 में क्या है, जेंडर शब्द को परिभाषित किया गया। ये अक्सर पूछा भी जाता है, कभी कभी इसका एक्सप्लेनेशन अंदर से भी आता है कि जेंडर की मीनिंग क्या है। तो इसमें अगर कहीं भी कहते हैं अगर ही या पुल्लिंग शब्द प्रयोग किए गए हैं, ही शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसके अंतर्गत शी भी इंक्लूड है। दोनों के लिए ही शब्द प्रयोग किया गया है। तो इतना भी ना कर देखें, तो सिंपल इतना याद रखना जरूरी है कि 8 में जो परिभाषित क्या है, जेंडर है। 9 को छोड़ दीजिए, 10 को देख लीजिए। देखिए 10 में क्या है, 10 में क्या है, 10 में मैन एंड वुमेन दोनों ही है, और उसमें दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया, मैन एंड वुमेन। अब इसमें पूछा जाए कोई एज वगैरह भी दोनों के लिए कोई निश्चित की गई, कितनी एज की होना चाहिए, कुछ नहीं, किसी भी आयु के कोई भी एज हो, मैन और वुमेन इंक्लूडेड है। तो 10 देख लीजिए। 11 और देखिए, यहाँ पर 11 में पर्सन वर्ड है। 11 में पर्सन यानी व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया है, पहला चीज। और व्यक्ति में क्या शामिल है, तो व्यक्ति में सिंपली हम देखते हैं कि पर्सन जो है नेचुरल पर्सन होता है और आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो नेचुरल पर्सन तो है, साथ में क्या आर्टिफिशियल कंपनी भी शामिल है। तो आप इसका जवाब देंगे हाँ, कंपनी भी शामिल है, यानी निगम जिसे आप कहते हैं। तो 8 10 11 और यहीं से थोड़ा सा आगे 10 8 लिखा, तो 18 में आ जाइए, सर सीधे 18 में आ जाइए। 18, तो 18 में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, और इंडिया के साथ हिंदी में उसे भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये जो यहाँ जो डेट लिखी हुई है, जहाँ इसका सेक्शन 1 है, उसमें प्रयोग किया गया है कि जो इसका विस्तार है, जब आईपीसी आप देख रहे तो लिखा है वहाँ पर कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। अब 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है, उसमें जो उसका शेड्यूल 5 है, उसमें सेक्शन 96 लिखा हुआ है, टेबल 1, उसमें सीरियल नंबर 48 के ऊपर ये लिख दिया है कि अब जो वर्ड थे एक्सक्लूडेड, जो जम्मू कश्मीर शब्द था उसको हटा दिया गया है,
अब ये भारतीय दंड संहिता अब जो शब्द प्रयोग करते रहे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर तो हटा दिया गया है, अब पूरे भारत में लागू है। तो ये आप भी देख सकते हैं कि 48 सीरियल नंबर पे ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 48। तो यहाँ तक तो सिंपल है। 8 में जेंडर देख लिया, मैन वुमेन पर्सन और इंडिया, तो ये 18 तक बिल्कुल सीधे हो गया। अब अब 21 पे आइए, सेक्शन 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पब्लिक सर्वेंट। तो सेक्शन 21 पे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक शब्द को परिभाषित करता है। लोक सेवक, तो जो लोग बड़े कंपटीशन से देते हैं तो उसमें इसके अंदर लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन लोग शामिल हैं यह भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतः पहले तो सामान्य याद ही कर लीजिए कि 21 में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है। 21 के बाद अब देखिए पब्लिक सर्वेंट है तो उसके साथ अपने ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन भी देता है। तो किसको? प्रॉपर्टी को देता है। प्रॉपर्टी कैसी? यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी शब्द का प्रयोग किया है। चल संपत्ति 22 में क्या है? चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो निश्चित रूप से इसके प्रति लोगों को निगाह लगी रहती है। तो अब क्या होगा? कोई इसे लेना चाहेगा, कोई इसे छीनना चाहेगा। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, तो दो शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं। कहाँ? सेक्शन 23। तो पब्लिक सर्वेंट, उसके बाद आपने देखा अटैचमेंट में प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिखाई पड़ता है उसके साथ, इसीलिए प्रॉपर्टी जुड़ी है। प्रॉपर्टी कैसी है? मूवेबल है। और जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो कोई ना कोई निश्चित रूप से रॉन्गफुल तरीके से इसे गेन करता है, और रॉन्गफुल कोई दूसरा जिसको लॉस होगा, रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। और ऐसा काम जो भी करेगा वो ईमानदारी पूर्वक तो करेगा नहीं प्रॉपर्टी को रंग, तो निश्चित रूप से सेक्शन 24 जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन को डिफाइन करता है। डिसऑनेस्टली शब्द को प्रयोग करता है। डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी पूर्वक। डिसऑनेस्टली शब्द जो है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि बहुत सी डिफिनीशन जब आप ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं जाके 378 वगैरह, तो ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स है। क्योंकि आज से जब तक बेईमानी पूर्ण नहीं होगा तब तक वो अपराध विशेष बनेगा नहीं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो 24 में डिसऑनेस्टली, 25 में अब जब इतना लगातार चल रहा है सब, तो इसके साथ में फ्रॉडुलेंट है, कपट पूर्वक शब्द को परिभाषित किया है। फ्रॉडुलेंट सिंपल है, पब्लिक सर्वेंट आया, पब्लिक सर्वेंट हमेशा प्रोटेक्शन दे रहा है कि वो देखें इसको मूवेबल प्रॉपर्टी को। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के लोग लेने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से एक को गेन होगा, दूसरे को लॉस होगा। इसके थोड़े से बहुत अंदर के डिफिनीशन में वर्ड बेयर एक्शन जो है अंडरलाइन करके देख लीजिएगा वहाँ पर। 24 में डिसऑनेस्टली होगा और 25 में फ्रॉडुलेंट। और जो इतनी चीज़ें आपके सामने हुई हैं आप इसको देख के कह सकते हैं कि इसको हम विश्वास कर सकते हैं, यानी ऐसा रखने में उनको विश्वास करने का कारण है। तो 26 में तुरंत आप लिख सकते हैं रीजन टू बिलीव, क्योंकि ऐसा हुआ है, दिखाई पड़ रहा पूरा। क्या कह सकते हैं? रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है। और ये तो सिंपल आपके सीधे सीधे हो गए। और ट्वेंटी में रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। 27 आपको और देख लीजिए यहाँ पर। 27 कहता है, जो यहाँ तो आपने केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब यहाँ पढ़ेंगे वाइफ पत्नी और क्लर्क सेवक, इसके सब कब्जे में जो संपत्ति है, कब्जा शब्द का प्रयोग किया है पॉलिएशन, लेकिन किसके कब्जे में? वाइफ और क्लर्क। तो ये 27 ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल क्रम बता रहे थे इसलिए आप देख रहे हैं, ये वैसे हटाया जा सकता है इसको। 28 काउंटर फिट, कूटकर्म, काउंटर फिट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 29 ये और इम्पॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को परिभाषित करता है। ये दस्तावेज को परिभाषित करता है और यहीं पर अमेंडमेंट हो गया है बाद में, तो इसमें 29 ये आ गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज को बताता है।
अब इधर आप चाहिए तो 30, 31, 30 को चाहे पढ़ लीजिए। 30 को अगर पढ़ना चाहें तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूत की बात करता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक्सटॉर्शन वगैरह पढ़ेंगे 383 वगैरह में तो वहाँ इसको देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं स्पष्टीकरण में। तो क्या है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। 31 छोड़ दीजिए, विल है, विल शब्द को परिभाषित किया है। 31 छोड़ दीजिए, 32 भी छोड़ दीजिए। 33 में ऐड के साथ में ओमिशन को देखिए, एक्ट एंड ओमिशन 33 में। 31, 32 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत बड़ा एक्ट है। और इसके बाद 33 के बाद जो आपका सबसे अच्छा, ये तो आप तो खैर इसकी स्पष्टीकरण पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 34 जैसे ही आएगा थोड़ा सा रुक लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि 34 में आपको रूल ऑफ एविडेंस एक मिलेगा, साक्ष्य का एक नियम मिलेगा, क्योंकि उसको थोड़ा देखना चाहिए। थोड़ा सा सेक्शन जो 34 है ब्रीफ में ही मैं बताऊंगा इस पर। 34 पे ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है, सामान्य आशय। जब इसकी आप लैंग्वेज देखेंगे सामान्य आशय में 34 में, और ये 34 से 38 तक देख सकते हैं, ये पूरा सामान्य आशय जो यहाँ तक चलेगा, लेकिन मेनली जो परिभाषित जहाँ है सामान्य आशय कहाँ पर है 34 में। ये इसके लिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले 34 जो है इसको याद रखिए, जो सेक्शन है ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है, किसी स्पेसिफिक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, डज नॉट क्रिएट अ स्पेसिफिक क्राइम। पहली चीज ये रूल ऑफ एविडेंस है, इसे जोड़ रखना है, साक्ष्य का नियम है, साक्ष्य का नियम है, ये याद रख लीजिए, ठीक। दूसरा इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, तो इसको ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। कहता है कि अ क्रिमिनल एक्ट, कोई आपराधिक एक्ट हैज डन बाय द सेवरल पर्सन, जहाँ कोई आपराधिक कार्य दो या दो अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। कैसे किया गया है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सामान्य आशय के अनुसरण में अग्रसर करने के लिए किया गया है। तो जो सामान्य आशय है इसको समझने के लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है सेक्शन, कहना ये चाहता है कि लाइबिलिटी जो है, जहाँ पर कई व्यक्तियों ने मिलकर कोई कार्य किया है और ये पता नहीं चल रहा है किसने क्या कार्य किया है, तो उनकी लाइबिलिटी क्या हो। तो सिंपल कहता है कि जैसे कि प्रत्येक कार्य सभी व्यक्ति ने किया हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 4 लोगों ने मिलकर कोई एक्ट किया, तो मिस्टर ए को अगर प्रोसिक्यूट किया गया, अगर इनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाएगा तो सब पे हो जाएगा, अगर ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये साक्ष्य का नियम है। तो सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो ये साक्ष्य का नियम है। दूसरा, ये धारा किस केस पर आधारित है, किस वाद पर आधारित है, धारा 34। तो आर वर्सेस क्रूज, आर वर्सेस क्रूज, आर वर्सेस क्रूज, आर वर्सेस क्रूज के वाद तथ्यों पर आधारित है। एक कई बार रिपीटेड सवाल होता है, इसे जो वगैरह देखेंगे एग्जामिनेशन में तो कई बार पूछा जाता है कि सेक्शन 34 किस वाद तथ्यों पर आधारित है। आर वर्सेस क्रूज के केस पर आधारित है। 2 सवाल, पहला रूल ऑफ एविडेंस है, आर वर्सेस क्रूज पर आधारित है। फिर इससे संबंधित केस विधि है, असल में ये बताने के लिए कि जो सामान्य आशय में जो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन कैसा है। तो इस पर एक केस देखिए, बरेंद्र कुमार घोष का केस, बरेंद्र कुमार घोष केस सेक्शन 34 पर है, पार्टिसिपेशन पर। इसे पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं, शंकर टीला केस भी कहलाता है ये। इसमें पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए कुछ लोग मिलकर जाते हैं, तो कुछ लोग अंदर चले गए लूटपाट, एक आदमी मिस्टर बरेंद्र कुमार बाहर खड़े रहे, अंदर से लूटपाट में गोली चली और पोस्ट मास्टर की डेथ हो गई। सब तो निकल गए, ये बाहर खड़े थे, पकड़ लिए गए। तो अब सवाल ये उठता है, सेक्शन 34 साक्ष्य का नियम है, सामान्य आशय को अग्रसारित करते हुए फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो अब ये भी उसी प्रकार ठीक दायी होंगे जैसे सभी, चाहे भले ने इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया। तो कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि पार्टिसिपेशन करते में क्या होगा,
कहा वो व्यक्ति भी जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वो भी ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं। इसलिए लॉर्ड समनर ने, इस केस में लॉर्ड समनर ने डिसीजन दिया है, ये मिल्टन की एक कविता थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसको कोट कर दिया कि जो लोग खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, उसी आधार जो लोग खड़े रहते हैं इंतजार करते हैं वो भी ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं। सेक्शन 34 का एक लीडिंग केस है बरेन कुमार घोष इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। और एक केस और देख सकते हैं कि जहां पर यह वर्ड यूज किया जा रहा है कि सामान्य आशय और एक होता है समान, यानी कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, सामान्य आशय और समान आशय, इन दोनों पे किस केस में अंतर बताया गया है, डिस्टिंक्शन किस केस में किया गया है। तो ये केस आप ध्यान रखिए, क्योंकि विस्तार में इसको डिटेल में पढ़ने में बहुत समय लगेगा। समान और हाँ, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है दिमाग में आपके आना चाहिए कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, इस पर अंतर किस में बताया। तो महबूब शाह एम्परर केस, महबूब शाह केस याद रखिए, महबूब शाह केस, इसे इंडस वैली केस भी कहते हैं, लेकिन महबूब शाह केस के नाम से इसे याद रखिए। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, प्रिवी काउंसिल केस है, फील्ड में गया था। महबूब शाह एम्परर केस, तो इस बात को बताता है कि इसमें दोनों में अंतर है। और इससे कभी कभी इसमें एक सवाल और ये देखिए, नोट कर लिया। इससे ज़्यादा इसमें एक चीज़ और देखनी है कि एक और चीज़ आती है कि एक शब्द और प्रयोग किया जाता है 34 के साथ में 149, इसमें अंतर के ध्यान रखिए, ये कॉमन इंटेंशन है और ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, सामान्य उद्देश्य है। दो चीज याद रखनी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जब ध्यान रखते हैं, ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है, और ये एक स्पेसिफिक विशिष्ट ऑफेंस को क्रिएट करती है। दूसरी चीज, इन दोनों में जो अंतर बताया गया, क्या अंतर है, किस केस में बताया गया कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो केस का नाम याद रखिए, यहाँ पर नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सेक्शन 34 और 149 में डिस्टिंक्शन किया गया है। जबकि आप चाहे 149 देख सकते हैं, अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं जब वो एक्ट करते हैं तो उसके साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग सवाल के लिए देखना नहीं आपको, तो थोड़ा सा 34 दोनों में अंतर क्या है, ये रूल ऑफ एविडेंस है या स्पेसिफिक क्राइम रखती है। अंतर किस केस में बताया गया, नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया। तो अब देखिए, इसके बाद एक और देखते हैं। हम लोग 34 तक 38 तक आ ही गए थे, और इसको बहुत ब्रीफ में देखते हैं कि ये टोटल सेक्शन हमारे पास जो इसमें जनरल एक्सप्लेनेशन में है वो 52A तक हैं। तो सारे सेक्शन या एग्ज़ाम टाइम में याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उन्हें किसी सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर लिया जाए तो याद हो सकता है। तो 39 जो है जहाँ से छोड़ा था 34 से 38 तक तो सामान्य आशय, 39 जो शब्द है वो वायलेंटरली है, स्वेच्छापूर्वक है। क्या है, स्वेच्छापूर्वक शब्द को बताता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, हमेशा यूज होगा, पूछा भी जाता है, इसको थोड़ा अंदर पढ़ भी लीजिएगा, स्वेच्छापूर्वक की मीनिंग क्या है इसको देख लीजिएगा। 39 स्वेच्छापूर्वक वायलेंटरली, ये शब्द कहाँ प्रयोग किया गया, किस धारा में, तो सेक्शन 39 में। अब यहाँ से जो शुरू होगा आपका 40 से लेकर 52A तक, अगर भले आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप 40 से लेकर 52A तक लिख डालिए और उसके बाद वो आगे जोड़ते चले जाइए, तो आपको तब भी याद हो सकता है। उसकी टेक्निक्स कैसे याद कर सकते हैं, सेक्शन 40 में क्या है, सबसे पहले ऑफेंस है, ऑफेंस, ठीक। अब जब ऑफेंस होगा, जब कोई कार्य अपराध होगा, तो अपराध होगा कैसे, तो इसके लिए बताता है कि ऑफेंस सिंपल यहाँ पर ऑफेंस है,
तो दंडनीय है, पनिशेबल है। लेकिन इसके साथ में ये ऑफेंस 40 में डिफाइन है, लेकिन साथ में कैसा होगा तो स्पेशल लॉस में और लोकल लॉस में। देखिए क्या लिखा है, अगर ऑफेंस है 40 में तो 41 में क्या दिखाएगा, विशेष विधियों के अंतर्गत। क्योंकि अब डिफिनीशन अंदर ऑफेंस की जब डिफिनीशन पढ़िए क्या बताता है 40 में, हाँ तो कह रहा है कि अंडर द स्पेशल लॉस एंड लोकल लॉस, तो इसका मतलब इनको भी डिफाइन करना जरूरी है। इसलिए 41 में स्पेशल लॉस है और 42 में लोकल लॉस है, यानी विशेष विधियों के अंतर्गत और सामान्य विधियों के अंतर्गत। सिंपल बात है, जो चीज़ अपराध जब की गई तो निश्चित रूप से वो अवैध होगी, इलीगल होगी। तो इलीगल यानी अवैध शब्द इससे आगे आ गया, इलीगल यानी अवैध, देखिए अवैध कार्य हो गया। तो जब कोई आप अवैध कार्य इलीगल कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी कुछ अच्छे ही निकलेंगे, खराब निकलेंगे, कुछ ऐसे निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे, इंजरी हो जाएगी। तो जब इलीगल एक्ट करेंगे तो इंजरी यानी क्षति हो जाएगी। देखिए इंजरी करेंगे तो इस मतलब क्षति हो गई, अवैध कार्य करेंगे तो इंजरी हो जाएगी। और जब इंजरी हो जाएगी तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, यानी लाइफ। और जब लाइफ खतरे में पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, तो डेथ है। तो ऑफेंस किया स्पेशल विधि के अंतर्गत या सामान्य विधि के अंतर्गत, फिर वो इलीगल एक्ट होगा। इलीगल होगा तो इंजरी हो गई, क्षति हुई, क्षति का परिणाम आपका जीवन खतरे में पड़ गया, और खतरे में पड़ गया तो मृत्यु होने की संभावना है, तो मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, कोई जरूरी नहीं अगले जन्म में हम आदमी बन के पैदा हो, एनिमल बन गए तो एनिमल शब्द को परिभाषित किया गया। और एनिमल बनने के बाद ये कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छा घर में मिले, तो वेसल्स, समुद्री जहाज वगैरह भटकते फिरे, तो ये वेसल्स है। तो वेसल्स के बाद अब एक चीज़ और देखिए, कितने समय तक आप रहेंगे, भाई वो तो भगवान मर्जी। तो ईयर और साथ में क्या वर्ड यूज किया है, मंथ। पहले ईयर है फिर मंथ है, वर्ष और माह। तो देखिए ऑफेंस आपने किया सामान्य विधि, विशेष विधि में, सामान्य विधि में अवैध कार्य रहा, इंजरी हुई, इससे लाइफ खतरे में पड़ गई, जिससे डेथ हो गई। डेथ हो गई तो एनिमल की तरह बन गए, और वैसे उसमें पड़े घूमते रहे कितने महीने कितने साल तक। और ये सब चीज़ें किसमें वर्णित है, धाराओं में, सेक्शन में। तो ये हो गया सेक्शन। अब देखिए यहाँ से लिखिए 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और सेक्शन में 50 आ गया, सेक्शन 15। और इतना सब आप झेलने के बाद अब कसम खा लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करने लायक हैं, इसलिए 51 में आप ओथ ले लेते हैं, कसम खा ली। और जब 51 में ओथ ले ली तो आपको इस तो सद्भावनापूर्वक करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ में। इसलिए 52 में गुड फेथ है। और जब गुड फेथ में आपने ऐसी बात कही तो आपको भगवान भी अपनी शरण में ले लेगा। तो हार्बरिंग है 52A में, हार्बर यानी संशय। तो आपको देखिए आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या हुआ, ऑफेंस किया तो विशेष विधि में था या लोकल लॉ में था, उसका कार्य है अवैध होगा। अवैध होगा तो उससे आपको इंजरी हुई, इंजरी से आपको लाइफ खतरे में पड़ गई, उसका परिणाम डेथ हो गया। डेथ होने के बाद फिर आप एनिमल बन गए और किसी वेसल्स वगैरह में टहलते रहे, पता नहीं कितने साल कितने महीने तक रहे। और फिर ये सब धाराओं में वर्णित है, और इसलिए आपने कसम खा ली कि हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा गलत काम, ओथ ले ली और सब गुड फेथ में किया सद्भावनापूर्वक, और इसीलिए आप शरण में आ गए संशय में। और 52A में क्या है, संशय यानी हार्बर। तो आपका पूरा डिफिनीशन क्लास कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा जो इसमें अंदर से जो पढ़ने के लिए होता है, जैसे कि खासकर एनिमल जहाँ पर है, एनिमल में क्या इंक्लूड है ये देखिए, इसमें क्या चीज़ शामिल है, इसकी डिफिनीशन जरूर देखिए। और इलीगल में 3 चीज़ें, इसको जरूर देखिए बेराइट से निशान लगाते हुए। तो आपको और इंजरी में क्या इंक्लूड है, 2 चीज़ें। तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल सिंपली तैयार हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पनिशमेंट को ले लेंगे, जो 53 से हम उसको 70 इसको रखेंगे, हम 73 तक रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट लेक्चर में 53 से 73 तक लेते हैं, और यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। इसको रिपीट कर लीजिए, इसके साथ बेराइट के साथ में मैचिंग कर लीजिए और उसको रीड कर लीजिए।